ठंड बहुत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड है, समझ में नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। तो भाई नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय, केमन आछे। मैं हूं आपका अपना आरजे तथागत यानी कि टोटल ठेलवा, और ये व्लॉग कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वक्त मैं हूं गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा के बीच में। फंबल हो रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो आइए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये जानेंगे कि यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे। लेट्स गो। भाई शुरुआत हमारी हुई इंदौर से भोपाल के लिए। हमने बस ली और ये बीचों बीच डोडी में बहुत अच्छी चित्रकारी है, आप यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी ले सकते हैं। भोपाल पहुँच के हमने ली शताब्दी, न्यू दिल्ली की शताब्दी, और वहाँ से हम मथुरा उतरेंगे। मथुरा से सीधे पहुँचेंगे वृंदावन, और शताब्दी में नाश्ता आ गया भाई साहब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बहुत ही सुंदर लोगों से मिलाना चाहता हूँ। ये दोनों सुंदर लड़कियाँ, एक है मेरी बीवी जी और दूसरी है माशा, सुंदर सुंदर छोटी नन्ही माशा। तो भाई जैसा कि हम नाश्ते पे थे, आगे बढ़ते हैं। ये इनके मुंह में पानी आता हुआ नाश्ते को देख के, देखो गौर से देखो। अच्छा, आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, हम उतरेंगे इस नाश्ते के बाद में, खाने के बाद में सीधे मथुरा। और चूंकि रात बहुत हो गई थी तो मैं सीधे आपको लेकर चलूँगा मथुरा के बाद वृंदावन। ये पतीसा देखो, पतीसा भी मिला। सो लेट्स हेड ऑन टू वृंदावन। तो भाई वृंदावन काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी शानदार जगह। बस याद रखिएगा यहाँ पे बंदर बहुत सारे होते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं या कोई चमकीली चीज़ आपने पहन रखी है तो बच कर चलें, क्योंकि कोई भी चमकीली चीज़ पकड़ने में ये लोग देर नहीं लगाते। बाय द वे, ये जो लाइन आप लोग देखने वाले हैं, ये बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचने वाली लाइन है। और चूंकि लाइन बहुत लंबी थी तो हमने सोचा क्यों ना पहले गोवर्धन परिक्रमा यानी कि गिरिराज जी की परिक्रमा पहले कर ली जाए। तो भाई सीधे वृंदावन से राधा कुंड के रास्ते हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले, और राधा कुंड में हमने अपना पर्सनल व्हीकल पार्क कर दिया। यहाँ से आपको ई रिक्शा के ऑप्शन मिलेंगे या आप पैदल भी परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। ये लंबी वाली परिक्रमा का रास्ता है। हमें ई रिक्शा में मिले सुबल सखादास, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये जैसा आप देख रहे हैं, श्याम रज या रमन रेती जिसे कहते हैं, वो काफ़ी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर पूरा एक रास्ता है इसी श्याम रज या रमन रेती का। अच्छा, एक बहुत रोचक जो है किस्सा जुड़ा हुआ है गोवर्धन पर्वत का, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुबल सखादास जी से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी कितने समय से चला रहे हैं आप यहाँ पे गाड़ी? 7 साल। 7 साल। ये जो पैदल चलने वाले इनके लिए ये वाला रास्ता है ना? सब मिल बांट के जाते हैं। हाँ जी। जो दंडापति कर रहे हैं जी। ऊपर से जाते हैं। अच्छा, और गाड़ी लेके पैदल वाला सब इस रास्ते से जाते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ किस समय होती है यहाँ पे? गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा पूरा भरा रहता होगा। पूरा मतलब 4-5 दिन में मतलब 4-5 करोड़ भक्ता। अरे 4-5 करोड़ बहुत होता है। आना जाना लगा रहता है, आना जाना लोगों का। ये तो मतलब पाँव रखने का जगह नहीं। भाई गोवर्धन परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा से जुड़ा हुआ एक तथ्य या फिर एक आम तौर पर लोग जो फॉलो करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड रूप से पड़ती है। ठंड में जाया जा सकता है और पैदल भी लोग काफ़ी ईज़ फील करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग पूरे दंडवत होकर भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो भाई पर्वत आने के भी पहले हम पहले पड़ाव पर पहुँचे। ये साहब यहाँ पे पहले से थे। ये है मानसी सरोवर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है बहुतायत में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मॉन्कीज़ यानी कि बंदर। याद रखिए, कोई भी शाइनी चीज़ झपट लेते हैं ये। यहाँ से आगे अगली जगह जिस जगह हम जा रहे हैं, सुबल पंडित जी ने हमें इंसिस्ट किया कि आप वहाँ ज़रूर जाएँ। अब हम पहुँच रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, और ये जगह बहुत ख़ास है। आइए लेके चलते हैं। भक्त का यहाँ पर जन्म हुआ था। एक भक्तराज प्रहलाद का, अच्छा, ध्रुवों का दीक्षा हुआ था यहाँ पर। प्रहलाद जी की दीक्षा हुई थी यहाँ पे? ध्रुवों का और प्रहलाद का जन्म हुआ था। अच्छा, प्रहलाद का जन्म हुआ था। और इस मंदिर को क्या कहते हैं पंडित जी? ये नारद कुंड है। नारद मंदिर है ये? नारद कुंड है। नारद कुंड। और यहाँ बंदर भाग रहे हैं।
तो भाई ये है नारद कुंड। ये इकलौता ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ पर नारद जी से रिलेटेड हमें प्रूफ भी मिलते हैं हमारे पुराणों में। और ये वो जगह जहाँ पे तप किया था नारद जी ने। और यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये तो है कुंड, और कुंड के पास में ये है पारस पीपल। पारस पीपल की खासियत ये है कि यहाँ पे इस पीपल पे ये इकलौता ऐसा पेड़ है पीपल का जहाँ पे एक से ज़्यादा कलर के फूल एक साथ उगते हैं। एक से ज़्यादा कलर के फूल एक साथ उगते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कलियों में पीले फूल यहाँ पे आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो रेड जो है अब थोड़े से मुरझा चुके हैं। और इसके ऊपर भी ये पीले फूलों के नीचे लाल। ये सिर्फ अभी 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। हमारे पंडित जी जो हमें लेकर आए यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे वाइट कलर के भी फूल बहुत जल्दी आएंगे। भाई यहाँ से हम आगे बढ़े, एक बात आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी परिक्रमा शुरू नहीं हुई है। गोवर्धन परिक्रमा थोड़ी सी और आगे जाके शुरू होगी, लेकिन ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आपके साथ में बच्चे हैं या वृद्ध लोग हैं, याद रखिए पीने का पानी साथ लेकर चलें तो कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है वो जगह जहाँ से शुरुआत होती है गोवर्धन परिक्रमा की। इस मंदिर पर मत्था टेक कर लोग आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं गोवर्धन पर्वत से, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली मुझे ये लगती है कि एक श्राप है गोवर्धन पर्वत को, जिसके अनुसार गोवर्धन पर्वत एक दाने के बराबर हो जाएगा आने वाले समय में, और फिर इस धरती से गायब हो जाएगा। जी हाँ, दिन ब दिन इसका क्षरण हो रहा है, यानी कि इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है और ये धरती में मिलता जा रहा है। अब हम आगे बढ़े मानसी गंगा की तरफ। ये वो गंगा जी हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने बुलाया था माँ यशोदा के कहने पर कि तू कैसे गंगा स्नान करा सकता है। तो भाई श्री कृष्ण ने मानसी गंगा यहाँ उत्पन्न की थी। मानसी गंगा ये सिर्फ यहीं मिलेंगे आप बता रहे हैं ना, और कहीं नहीं। तो भाई एकदम बिल्कुल ही आधी हमने अभी परिक्रमा कर ली है, और आधी परिक्रमा तक आते आते बहुत सारी चीज़ें पता चली है। अब बची हुई आधी जो है वो भी करेंगे। ख़ास बात यह है कि गिरिराज जी की जब परिक्रमा आप करते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा राजस्थान में भी है पर्वत का। और अब मैं आपको वो गेट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आपको समझ में आता है कि यार इस तरफ यूपी है, उस तरफ राजस्थान है, या इस तरफ राजस्थान है, उस तरफ यूपी है। और ये है वो गेट, दिखाई दिया आपको, काफ़ी रजवाड़ी टाइप बना हुआ है। तो भाई चाय कॉफ़ी पी के हम आगे बढ़ गए और प्रसाद भी मिला रास्ते में। चल दिए हैं गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर की तरफ। मुखारविंद मंदिर अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको अपना जो भी व्हीकल है, ई रिक्शा है, उसे पार्क करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वहाँ पे गलियों से एंट्री होती है और गलियों में आपको ऐसे सीन्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एक प्रॉपर एक पूरा बाज़ार वहाँ बना हुआ है। और जब आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कम से कम सामान लेकर बढ़ें ताकि भीड़ से आपको परेशानी ना हो। जिस वक्त मैं वहाँ पहुँच रहा था मंदिर में श्रृंगार का वक्त था, और उस वक्त वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं मंदिर के कोई वीडियोज़ या फुटेज नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, गलियों में जो सजावट है, जो दुकानें हैं, खाने पीने और स्वाद से परिपूर्ण एक पूरा माहौल जो है वो मैंने कैप्चर किया आपके लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ का समोसा काफ़ी अलग होता है आपके नॉर्मल समोसे से, क्योंकि इसे घी में फ्राई किया जाता है। काफ़ी भारी भरकम होता है। एक समोसे से आपका नाश्ता मतलब ब्रंच जो है वो निपट सकता है। खैर, ये सीन्स तो हो गए और हम भी आगे बढ़ गए अपनी परिक्रमा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, शाम होती जा रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी, और हमें वापस राधा कुंड पहुँचकर आगे बढ़ते हुए निकलना था वृंदावन वापस, जहाँ पहुँच के हमें पहुँचना था प्रेम मंदिर। तो भाई हम शाम होते होते, रात होते होते पहुँचे प्रेम मंदिर, जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
प्रेम मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर फुल ब्यूटी जो है वो आपको अंधेरा होने के बाद दिखाई देती है। झांकियाँ बहुत अच्छी हैं, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा दिक्कत, तकलीफ़, इन सारी चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा। लेकिन आपके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर ठंड के मौसम में आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अंधेरा होने से पहले आप वहाँ पहुँच जाएं, अंदर मंदिर के प्रेमिसेस में पहुँच जाएं। बहुत सारी झांकियाँ हैं, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। पीछे मंदिर के पीछे ये जो फव्वारे हैं इन पर एक प्रॉपर लेज़र शो चलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा देखने लायक चीज़ें हैं और लोग इसी अट्रैक्शन के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, प्रेम मंदिर ज़रूर घूम के आइए, देखने लायक जगह है। और प्रेम मंदिर का भ्रमण करने के बाद भाई ये है दूसरा दिन, ठंड बहुत है लेकिन जिस जगह पे मैं हूँ सच बता रहा हूँ एक अलग तरह की शांति। आई नो आपको पीछे से वो घंटे की टंग टंग बार बार सुनाई दे रही होगी। इस वक्त मैं हूँ इस्कॉन मंदिर वृंदावन में। और इस्कॉन की इस यात्रा पर हमने लगाया विराम और अगले दिन बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिस इज अमेजिंग बिकॉज वी आर एट ताज महल। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शुमार ताज महल। मैंने हमेशा फोटोज और वीडियोस में ही देखा था और ये पहली बार था जब मैं फिजिकली ताज महल को देखने के लिए खुद आगरा पहुंचा था। ट्रस्ट मी, अगर आपने फोटोज और वीडियोस में ही देखा है अब तक तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। प्लीज़ एक बार लाइफ में ज़रूर विजिट करो और एक सुलझा हुआ सा गाइड ज़रूर हायर करो, जैसे कि हैं ये समीर भाई। समीर भाई काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी साफ दिल के इंसान और इनका तरीका मुझे बड़ा पसंद आया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। भाई इस वक्त माशा और मैं, हम दोनों हैं ताजमहल पे। हियर इट इज़, ये है ताजमहल। तो ये व्यू जो आपने देखा, ये सामने का व्यू नहीं है, ये साइड का व्यू है और यही खासियत है ताजमहल की। यम्मी इट लुक्स यम्मी, इट लुक्स अमेजिंग। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ डू विजिट, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको रियलिटी में देख के अलग ही मज़ा आता है। दिस इज़ द मास्टरपीस, दिस इज़ ताजमहल। पास से बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और ये माशा मस्ती कर रही है यहाँ पे। तो भाई दिन काफ़ी लंबा। ये वो एंगल है ताजमहल का जहाँ पे आपको यूजुअली मतलब बाहर से फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे। समीर भाई ने हमें एक चीज़ और बताई कि ये वो जगह है जहाँ पर मुमताज़ को लाया गया था और दफनाया गया था जब पूरे इस कैंपस का, प्रेमिसेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 22 साल लगे ताजमहल को पूरी तरह बनने में। बाहर से लेके अंदर तक आप जहाँ तक आते हैं उधर एक मस्जिद है, ताजमहल के दूसरी तरफ वहाँ कहीं एक रेस्ट हाउस है। तो 22 साल पूरे लगे और उसके बाद मुमताज़ को ताजमहल के अंदर जो है शिफ्ट किया गया। अच्छा, एक बात और कि आप लोग अक्सर करके ये देखते हैं या ट्रैवल करते हैं ताजमहल में कि अंदर जाते हैं और 2 कब्र बनी हुई है, वो है मुमताज़ की और शाहजहाँ की। बल्कि सच ये है कि असली जो कब्र है वो नीचे की तरफ है, बेसमेंट की तरफ, जहाँ अलाउड नहीं है जाना। और जो ऊपर 2 कब्र जो आप देख के आते हैं, अंदर घूम के आते हैं, पूरे स्टोन्स देख के आते हैं, नक्काशियाँ देख के आते हैं, वो बेसिकली रेप्लिकास हैं। और ये बात भी समीर भाई ने बताई मुझे। रास्ते में बीवी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं और माशा ही यहाँ ऊपर चबूतरे तक आए। लेकिन एक बात तो तय है, हमारे देश के, इनफैक्ट विदेशी भी जो कहते हैं कि ताजमहल इकलौता वन ऑफ इट्स काइंड है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। इसका आर्किटेक्चर, इसकी ब्यूटी
कमाल है। इस पूरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। श्री बांके बिहारी मंदिर, बरसाना का राधा रानी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, मैं कई जगहों पर पहुंचा। हालांकि वहाँ की फुटेज मैं नहीं ले पाया और ताजमहल में माशा को बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि यहाँ दौड़ने के लिए काफ़ी जगह थी। लेकिन इस पूरी ट्रिप से, इस पूरे ब्रज के टूर से एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि कई बार आप डेस्टिनेशन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जर्नी यानी कि यात्रा जो एक्सपीरियंस लिए होती कई सारे, वो आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो घर से निकलिए, एक जर्नी पर चलिए। क्या पता जर्नी में मिलने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐड कर दें जो आपने भी कभी नहीं सोचा हो। तो कहा है कि इस बंधी सधी जिंदगी के पहियों से मेरी बेफिक्री के पैर भले, इस सफ़र की तरह जिंदगी में भी आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। तो भाई ये था आज का एक्सपीरियंस। माशा को भी बहुत मज़ा आया। माशा, मज़ा आया ना आपको? ये व्लॉग यहीं तक। अगले व्लॉग में मिलेंगे। और आई नो कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, बट कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ। और माशा का पूरा ध्यान इधर प्रसादी में। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। व्लॉग पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और आगे भी पहुँचाइए। आपके कमेंट्स में बताइए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मंतु घुमंतु हो गया उड़नछू, हो मंतु घुमंतु हो गया उड़नछू।